नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 4003 यानी कि टॉस यानी कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इसके अंदर अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। ये यूनिट 2 जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ढाल एवं विक्षेप उसका पहला वीडियो है। शुरू करते हैं। देखिए स्लोप इसको कहते हैं हिंदी में ढाल और डिफ्लेक्शन इसे हिंदी में कहते हैं विक्षेप। ढाल और विक्षेप हमें इस पर अध्ययन करना है, कई तरह के सवाल करने हैं। आपके जो पाठ्यक्रम में बीम्स हैं वो हैं यानी जिन बीम्स के लिए यानी जिन बीम्स के ऊपर कोई लोड वगैरह लग रहे हैं और उन लोड के कारण हमको स्लोप और डिफ्लेक्शन पता करना है। वो बीम्स कितने प्रकार की आपके कोर्स में है। तो बीम्स एक तो है आपके कोर्स में प्रासधरण, इसको कई बार बाहुधरण भी कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं कैंटिलीवर बीम। दूसरी आपके कोर्स में है शुद्ध आलंबित धरण। शुद्ध आलंबित धरण या इसको कई बार सरल आलंबित धरण भी कहते हैं। सरल आलंबित धरण भी कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे इसको सिंपली सपोर्टेड बीम्स। BEAMS बीम्स। शुद्ध आलंबित धरण सिंपली सपोर्टेड बीम्स। अब जो लोड्स आएंगे आपके जो आपके कोर्स में है, वैसे तो लोड आप जानते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से केवल 2 ही प्रकार के लोड आपके कोर्स में है। पहला बिंदु भार, इसको कई बार संकेंद्रित भार भी कहते हैं। पॉइंट लोड इंग्लिश में कहते हैं, या इसको कंसेंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। कंसेंट्रेटेड लोड नॉर्मली इस भार को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल W। अच्छा, ये जो कैंटिलीवर बीम है ना, कैंटिलीवर बीम, इसको अपन नॉर्मली इस प्रकार से लाइन डायग्राम बनाते हैं। बस ये ऊपर से लोड रख सकते हैं, चाहे पॉइंट लोड हो, UDL हो, कैसा भी हो। शुद्ध आलंबित धरण जो है उसको प्रदर्शित करने का तरीका ये है, ये इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। सिंपल सपोर्ट्स होते हैं, ऊपर से भार वगैरह लग सकते हैं। अब हो सकता है कुछ पोर्शन में आपके UDL भी हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये कैंटिलीवर बीम को शो करने का तरीका है, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम को शो करने का तरीका है। लोड्स मैंने बताया आपको, बिंदु भार, और दूसरा आपके समवितरित भार। समवितरित भार, कई बार इसको समबंटित भार भी कह देते हैं। समबंटित भार भी कह देते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, समबंधित भार। इसका जो प्रचलित नाम है वो है यूडीएल, ऐसे लिखते हैं यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इस भार को नॉर्मली हम स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका प्रदर्शित करने का तरीका स्मॉल डब्ल्यू। अच्छा, इसकी जो इकाई होती है पॉइंट लोड की, ये नॉर्मली आपके कोर्स में जो है किलो न्यूटन, कई तरीके हो सकते हैं, किलोग्राम फोर्स भी होते हैं, न्यूटन भी होता है, लेकिन हम नॉर्मली जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो मिलेंगे डाटा पॉइंट लोड के मिलेंगे किलो न्यूटन में। हम बेशक उसको बाद में किसी और इकाई में बदले, वो अलग मैटर है, लेकिन सामान्यतया मिलते हैं किलो न्यूटन। और डब्ल्यू जो मिलता है वो मिलता है किलो न्यूटन पर मीटर, प्रति इकाई लंबाई कितना भार है किलो न्यूटन में, दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर। तो ढाल और विक्षेप की चर्चा हम करेंगे इन दो प्रकार की बीम्स के लिए और इन दो प्रकार के भारों के लिए। और पहले ये समझ लें कि ढाल विक्षेप होते क्या है। भाई जैसे ये बीम है कैंटिलीवर, जब इस पे भार लगेंगे अलग अलग तरह के, तो क्या होगा, भारों के कारण ये डिफ्लेक्ट होगी, विक्षेपित होगी, झुकेगी। उतनी नहीं झुकेगी जितनी मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि समझाने के लिए हमको थोड़ा चित्र बड़ा बनाना पड़ता है। तो उसका जो डिफ्लेक्शन कर इसको कहते हैं। इस प्रकार से बीम डिफ्लेक्ट हो गई, विक्षेपित हो गई। ये जो आप देख रहे हैं ये कर्व जो मैंने बनाया है, इसे कहते हैं विक्षेप वक्र। विक्षेप वक्र यानी कि डिफ्लेक्शन कर्व, डिफ्लेक्शन कर्व क्यों कहते हैं? अच्छा, इसको कई बार एक और नाम भी है, इसको प्रत्यास्थ वक्र भी कहते हैं, यानी कि इलास्टिक कर्व। ऐसा क्यों? क्योंकि जब बीम पे लोड लगते हैं तो हम ये मान के चलते हैं, ये हमारी कल्पना के अंदर आता है, सारी बात है कि लोड है सारे जो लग रहे हैं वो प्रत्यास्थता की सीमा में है, यानी जो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी विद इन इलास्टिक लिमिट हो रहा है। इसका मतलब अगर ये लोड हटा दिए जाए तो वापस से बीम सीधी हो जाएगी, ये जो बैंड हुई ना स्ट्रेट हो जाएगी, जैसे इलास्टिक के अंदर होता है। इलास्टिक मेटल क्या होता है, लोड लगते हैं खिंचाव आता है, लोड हटाते हैं खिंचाव खत्म हो जाता है, इसलिए इसको प्रत्यास्थ वक्र भी कहते हैं। अब जो ये नाम दिया है विक्षेप वक्र, इसका क्या मीनिंग है? क्यों? क्योंकि ये जो इलास्टिक कर्व है या जो विक्षेप वक्र है, ये दर्शाता है कि धरण के किसी बिंदु पर विक्षेप कितना हुआ है। जैसे मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है। तो जब बीम ऐसे डिफ्लेक्ट होती है तो ये बी पॉइंट जो है ये B1 पर आ गया, सी पॉइंट जो है C1 पर आ गया, डी पॉइंट जो है D1 पर आ गया, और ए पॉइंट तो जहाँ है वही रह गया, क्योंकि तो फिक्स है ना। तो आप देख रहे होंगे कि B1 सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन है, C1 उससे कम, D1 और भी कम, और ए पर तो विक्षेप 0 है। तो ये विक्षेप, और ये जो विक्षेप वक्र है हम कह सकते हैं कि ये दर्शाता है कि किस बिंदु का विक्षेप कितना है, इसलिए इसको विक्षेप वक्र भी कहते हैं। अब बात करते हैं स्लोप की। ये एक कर्व है, और आप जानते हैं कि कर्व के ऊपर हम खींच सकते हैं टेंजेंट, स्पर्शरेखा। हम अलग अलग बिंदुओं पर खींचेंगे स्पर्शरेखाएं। जैसे बी बिंदु है, ये डिफ्लेक्शन के बाद में B1 पर आ गया। अगर हम ये जो कर्व है, ये जो कर्व दिख रहा है ना आपको, इस कर्व के इस पॉइंट पर अगर हम खींचे एक टेंजेंट, स्पर्शरेखा, तो ये जो टेंजेंट है स्पर्शरेखा, जो इस वक्र को इस बिंदु पर स्पर्श करती हुई निकल रही है, ये रेखा
क्षैतिज रेखा से हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाती है, उसे कहते हैं आई सी। आई जो है, ध्यान देना, ये स्लोप जो है ना, स्लोप, इसको हम आई से प्रदर्शित करेंगे। किससे? आई, स्मॉल आई। और हम जब मैकाले विधि पढ़ेंगे तो dy by dx, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी आई ही होता है। अभी बाद में जब करेंगे कुछ वीडियो के बाद में, तब आपको सारी बातें समझेंगे, लेकिन संक्षेप में बता दें कि हम स्लोप को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने आपको यहाँ कहा कि आई सी, यानी कि सी पर स्लोप। कैसे? कि सी बिंदु, सॉरी ये सी पर नहीं है, ये बी पर है, क्योंकि हमने जो टेंजेंट खींची थी ना, बी पर खींची थी, तो ये भाई बी पर है, ये सी पर नहीं। वो क्या है, सी के पास दिख रहा था ना, सी निकल गया मुंह से। बी पॉइंट डिफ्लेक्शन होने के बाद में यहाँ आया था, और मैंने उस B1 पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट खींची थी, तो ये बी पर स्लोप है। अब मान लो सी पर निकालना स्लोप मेरे को, तो सी पर ये पॉइंट है डिफ्लेक्शन कर्व, इस पे अगर मैं टेंजेंट खींचूं इस पर रेखा, ये एंगल जो दिख रहा है ये वाला, ये आपका आई सी हो जाएगा। अब देख रहे हैं ना, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। अगर डी पर मैं टेंजेंट खींचूं तो और ज्यादा फ्लैट हो जाएगी, वो एंगल और छोटा होगा। और ए पर तो टेंजेंट ये खुद ही है लाइन ए बी, ये जो वक्र है ना, कर्व, डिफ्लेक्शन कर्व, इसके ए पॉइंट पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। टेंजेंट हॉरिजॉन्टल मतलब स्लोप जीरो, क्योंकि एंगल जीरो है, और स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन थीटा का मतलब टेन जीरो, टेन जीरो जीरो होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने आई बी यूज किया वर्ड, इसको मतलब कहेंगे स्लोप एट बी। हिंदी में लिखो तो बी पर ढाल, बी पर ढाल। अगर मैं वाई बी लिखूं तो भाई ये जो डिफ्लेक्शन है ना, विक्षेप, विक्षेप को हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। विक्षेप को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल वाई से, और स्लोप को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल आई से, ये आप ध्यान में रखें। स्लोप मीन्स स्मॉल आई, डिफ्लेक्शन मीन्स स्मॉल वाई। तो वाई बी का मतलब, वाई का मतलब डिफ्लेक्शन, बी मतलब बी पर लिखेंगे डिफ्लेक्शन एट बी। अगर ये बी की जगह हम सी लिख देंगे तो स्लोप एट सी, डिफ्लेक्शन एट सी, डी लिख देंगे तो स्लोप एट डी, डिफ्लेक्शन डी, इस तरह से। अब आप अब देख रहे होंगे कि बी पर जो डिफ्लेक्शन है बी बी वन, वो सबसे ज्यादा है। सी पर डिफ्लेक्शन सी सी वन उससे कम है। डी पर डिफ्लेक्शन डी डी वन और भी कम है। और ए पर तो डिफ्लेक्शन है ही नहीं, जीरो है। तो आप क्या देखते होंगे कैंटिलीवर के अंदर, इन कैंटिलीवर्स, कैंटिलीवर्स, एक बात पक्का समझ लीजिएगा कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों ही जीरो होते हैं। कहाँ पे? एट फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड पर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों ही जीरो होते हैं। ये देखिए, ये ए पर स्लोप भी जीरो है और डिफ्लेक्शन भी जीरो है एट फिक्स्ड एंड। यानी कि आई ए बराबर जीरो एंड वाई ए बराबर जीरो। दूसरा पॉइंट, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आर मैक्सिमम, अधिकतम होते हैं
कहां पर? एट फ्री एंड, मुक्त सिरे पर। एट फिक्स्ड एंड का मतलब होता है आबद्ध सिरे पर, आबद्ध सिरे पर, और इसका मतलब है मुक्त सिरे पर। देखा ना मैंने, फ्री एंड, ये एट फ्री एंड, फ्री एंड का मतलब मुक्त सिरे पर। अब देखिए ये जो फ्री एंड है, कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ डिप्रेशन भी मैक्सिमम और स्लोप भी मैक्सिमम। तो ये बातें बिल्कुल फिक्स है कैंटिलीवर के लिए। कोई भी बीम होगी कैंटिलीवर, उसमें जो भार आप मैंने दिखा रहा कि आप उसके कारण डिफ्लेक्शन और स्लोप दोनों ही मैक्सिमम होंगे फ्री एंड पर, दोनों जीरो होंगे फिक्स्ड एंड पर। अब प्रश्न उठता है कि भाई अधिकतम विक्षेप और अधिकतम ढाल यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंड मैक्सिमम स्लोप होगा कितना, उसके लिए फॉर्मूले क्या होंगे? तो कुछ इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, कुछ प्रामाणिक सूत्र हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आपको कुछ उचित विधियों से निकालने पड़ेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में कुछ प्रामाणिक सूत्रों की चर्चा करेंगे। देखिए उसके पहले हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कैंटिलीवर बीम की बात की, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, भार लग सकता है इसके ऊपर कई तरह के, यूडीएल भी हो सकता है, कई भार है। ए और बी इसके सपोर्ट्स हैं, सिंपल सपोर्ट्स। अब भारों के कारण ये बीम पे तो डिफ्लेक्ट होगी, मान लीजिए ऐसे डिफ्लेक्शन होगा इसके अंदर, ऐसे बीम विक्षेपित हो गई। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा बड़ा दिखाया है, वरना इतना डिफ्लेक्शन होता नहीं है। जैसे बीम मान लीजिए 5 मीटर लंबी है, तो उसके हिसाब से हमने जो बनाया इसका डायग्राम, उसको देखते होती है करीबन डिफ्लेक्शन 2 मीटर हो गया इसका, लेकिन 2 मीटर नहीं होता है। डिफ्लेक्शन आधा mm, 2 mm, 1.5 mm, ज्यादा इस प्रकार से होता है, और भी कम होता है। लेकिन समझाने के लिए अपनी बात को मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ। फिर से बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये कर्व, इट इज डिफ्लेक्शन कर्व, इट इज डिफ्लेक्शन कर्व, ये विक्षेप वक्र है। अब आप देखें जरा कि मैं अगर बी पर स्लोप निकालना चाहूं, तो मैं बी पर टेंजेंट खींचूंगा ना। अच्छा यहाँ एक बात देखिएगा, ए और बी पर, ए पर और बी पर डिफ्लेक्शन 0 है, क्योंकि सपोर्ट जहां होते हैं वहां डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो एक बात पक्की समझ लें, वाई ए बराबर वाई बी बराबर 0। ए व बी पर डिफ्लेक्शन हमेशा 0 होता है, सिंपल सपोर्ट पर डिफ्लेक्शन 0 होता है, लेकिन स्लोप नहीं होता 0। अगर मैं बी पर एक ये जो ना प्रत्यास्थ वक्र इलास्टिक कर्व, इसके बी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूं, तो बाकायदा एंगल बनेगा ना ये हॉरिजॉन्टल से, इट इज कॉल्ड एज आई बी, स्लोप एट बी। और यहां टेंजेंट खींचूंगा ए पर, तो स्लोप एट ए, आई ए। तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं आपसे कहूं आई मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप क्या होगा, तो मैं बता दूं आपको, ये या तो आई ए होगा और या फिर आई बी होगा। डेफिनेटली सिंपल, सिंपली सपोर्टेड बीम की जो दो सपोर्ट है सिंपल, ए और बी, उन पे आप स्लोप निकाल लें, तो उन दो में से किसी एक सपोर्ट पर स्लोप मैक्सिमम होगा। बराबर भी हो सकते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे इस बात पर, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं जनरल। तो जनरली जो है, दो सपोर्ट में से किसी एक सपोर्ट पर स्लोप मैक्सिमम होता है। अब वाई मैक्स क्या होगा, वाई मैक्स क्या होगा,
आप देख रहे होंगे ये जो डिफ्लेक्टेड शेप है बीम की, इसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन यहाँ हो रहा है। अब ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा बाय कैलकुलेशन। सी पॉइंट ये फिक्स नहीं हो, ये हमें कोई दे नहीं रखा, ये होगा, हमको निकालना पड़ेगा। ये सी पॉइंट जो है वो C1 पर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो वाई मैक्स है, वाई मैक्स वो C1 है। C1 जो वाई मैक्स है। अब मैं बात करता हूं आई स्लोप बराबर 0, कहां पे? वेयर वाई बराबर वाई मैक्स, जहां पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है वहां पर स्लोप 0 होगा। देखिए ये जो डिफ्लेक्शन कर्व है, इसके ऊपर जो ये पॉइंट आया है, इससे नीचे कोई पॉइंट नहीं है, सबसे निचला पॉइंट ये है। और यहाँ अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा तो हॉरिजॉन्टल आएगी, देयर विल बी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। ये आप जो देख रहे हैं ये वाली टेंजेंट, इट इज टेंजेंट एट सी। आप कहीं C1 पर खींचिए, अभी सी बिंदु ही तो C1 बना बाद में, इसको सी बोला जाएगा। टेंजेंट का मतलब आप पढ़े होंगे स्पर्श रेखा, और ये हॉरिजॉन्टल है, यानी इसका एंगल 0 है, और जो एंगल 0 होता है स्लोप 0 होता है, tan थीटा यानी tan 0 यानी 0। तो आई बराबर 0 वेयर वाई बराबर वाई वाई मैक्स। अब ये कहाँ वाई मैक्स होगा, हम कैलकुलेशन करेंगे, सवाल करेंगे अच्छे अच्छे, तो पता पड़ेगा। हाँ कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, वहां हम पक्का कह सकते हैं कि कहाँ यहाँ होगा, अभी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे उसकी। फिलहाल मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट्स पर डिफ्लेक्शन 0 होता है, और बीच में कहीं डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है। कहाँ होता है? स्टैंडर्ड केसेस में तो हम बता देंगे यहाँ होता है, लेकिन जनरली जो बात कर रहे हैं इसमें कहाँ होगा हमें निकालना पड़ेगा। विक्षेप की बात है, डिफ्लेक्शन की। अब बात करते हैं स्लोप की। तो ए और बी जो सपोर्ट है, जहां डिफ्लेक्शन 0 है, उनमें से किसी एक सपोर्ट पर स्लोप मैक्सिमम होगा, और जहां डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है वहां पे स्लोप 0 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, इसको बहुत ध्यान रखें, ये बहुत काम आने वाली है। जहां पर y बराबर वाई मैक्स, यानी जहां पर डिफ्लेक्शन बराबर मैक्सिमम, वहां स्लोप 0 होगा। लिख देता हूं, स्लोप विल बी 0 where deflection is maximum। जहां पर भी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा, सिंपली सपोर्ट, हम बात कर रहे हैं अभी, हम अभी सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले समझाया था कैंटिलीवर का, ये बात है सिंपली सपोर्टेड बीम की। ये लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा हूँ। और वो जो थी हमारी ये वाली, ये कैंटिलीवर बीम थी। ये था कैंटिलीवर बीम, और ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहे हैं कि स्लोप विल बी 0 वेयर डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम। आगे करते हैं चर्चा। अब देखिएगा कि एक इसके अंदर आपके पॉइंट आया है सिलेबस के अंदर, वो है, एक पॉइंट नोट किया था, स्टिफनेस, STIFF, स्टिफनेस, NESS, स्टिफनेस। इसको अपन कहते हैं, स्टिफनेस को मजबूत कह सकते हैं, क्योंकि मजबूती है, मजबूती है। स्टिफनेस जितनी ज्यादा होगी
ये यानी कि स्टिफनेस जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्लोप एंड डिफ्लेक्शन उतने ही क्या उतना ही नहीं उतने ही स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कम होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं इंग्लिश में कहूं तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन will be less if stiffness is more। जितनी स्टिफनेस ज्यादा होगी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कम होंगे। भाई सोचने की बात है, अगर कोई व्यक्ति मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, तो लोड ज्यादा रह सकता है। या हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति कमजोर है और एक व्यक्ति मजबूत है, दोनों पर समान भार आ रहा है, तो जो व्यक्ति मजबूत है वो कम झुकेगा, कम डिफ्लेक्ट होगा, और जो कमजोर है वो ज्यादा झुकेगा, ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि वो कमजोर है ना। तो वही बात है, स्टिफनेस क्या है, किसी बीम की ताकत होती है। अब भाई हम ताकत को नापे कैसे? भाई स्टिफनेस आपने नाम तो दे दिया स्टिफनेस, लेकिन इसको नापे कैसे? हम कहेंगे एक आता है टर्म ई आई, ई इंटू आई, जिसको हम नमन दृढ़ता भी कहते हैं। नमन, न म न, दृढ़ता। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो फ्लेक्सरल, फ्लेक्सरल रिजिडिटी, फ्लेक्सरल रिजिडिटी, नमन दृढ़ता। ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्टिफनेस ज्यादा होगी, और जितनी कम होगी उतनी ही स्टिफनेस कम होगी। हम कहेंगे जो E इंटू आई होता है, इट इज मेजरमेंट फॉर स्टिफनेस। यानी कि बीम की जो मजबूती है उसको नापने का ये एक पैमाना है, E इंटू आई का मान कितना है। E क्या आप जानते हैं ना, पढ़ा आपने स्टेनोमीटर्स के अंदर, यंग का प्रत्यास्थ मापांक, यंग का प्रत्यास्थ मापांक, यंग्स मॉडुलस, YOUNG, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग का प्रत्यास्थ मापांक। और आई जो होता है वो होता है जड़त्वा गुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आप थर्ड सेम में पढ़ चुके हो, जड़त्वा गुण। ई की जो यूनिट होती है, ई की जो इकाई होती है, ई की वो होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, और आई की होती है mm4। तो अगर मैं E इंटू आई की यूनिट देखूं, इकाई देखूं, E की क्या होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर, आई की क्या होती है mm4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो mm4 से mm स्क्वायर कट जाएगा, न्यूटन इंटू mm स्क्वायर। इसको कई बार न्यूटन डैश mm स्क्वायर भी कह देते हैं, न्यूटन mm स्क्वायर। लेकिन कई बार किसी न किसी से गलती होती है, इवन पेपर में देखिए, एग्जाम पेपर में कोई मिस्टेक हो चुकी है, इसको कई बार न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख दिया जाता है, किताबों में मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा, पर इट इज रॉन्ग। अगर आपने AI की इकाई को न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख दिया तो ये गलत है। मैंने देखा है पेपर के अंदर भी ये मिसप्रिंट हो जाता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख देते हैं। न्यूटन पर mm स्क्वायर E होती है, आई होती है mm की पावर 4, तो ये न्यूटन इंटू mm स्क्वायर, इंटू नहीं लगा के हम डैश लगा देते हैं। तो
ई और आई का जो गुण होता है उसको हम कहते हैं नमन दृढ़ता, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ये जितनी ज्यादा होगी उतनी ही स्टिफनेस ज्यादा होगी, और जितनी कम होगी स्टिफनेस कम होगी, और जितनी स्टिफनेस ज्यादा होगी बीम स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है, और अब मैं ले रहा हूं कुछ स्टैंडर्ड केसेस ले रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, बहुत काम आते हैं, डिजाइन में बहुत काम आएंगे। तो आगे चलते हैं। कुछ प्रामाणिक केसेस में वाई मैक्स वो आई मैक्स के मान वैल्यूज ऑफ वाई मैक्स एंड आई मैक्स इन सम स्टैंडर्ड केसेस, जो हर स्टूडेंट को याद होने ही चाहिए। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है ना, इस पे बेस होते हैं। और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए चाहे नहीं, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, नॉलेज अच्छी होगी तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी ना। अब मैं एक टेबल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान से देखेंगे इसको। स्केल को भी मैं काम में ले सकता हूँ, देखिएगा जरा आप। ये मैंने एक लाइन खींची, यहाँ लिखा मैंने सीरियल नंबर या केस कह सकते हैं, केस। और केस हो गया। यहाँ मैं दे रहा हूँ आपको डिटेल, जैसे केस 1, ये एक कैंटिलीवर बीम है जिसके सिरे पर पॉइंट लोड लग रहा है W। कैंटिलीवर बीम के एंड पर एक पॉइंट लोड लग रहा है W, और इसका जो स्पान है वो है L। ये मैंने कह दिया A और B। ये पहला केस है। तो मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। दूसरा केस, वही एक बीम है कैंटिलीवर। अब इसके पूरे स्पान पर यूडीएल लगा हुआ है W पर मीटर का, और स्पान कितना है इसका L। ए बी यानी कि कैंटिलीवर बीम की फ्री एंड पर पॉइंट लोड है, कैंटिलीवर बीम के पूरे स्पान पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस में क्या ले सकता हूं, इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि फ्री एंड पर पॉइंट लोड भी है और पूरी लंबाई पर यूडीएल भी है। एल स्पान है और ये स्मॉल W पर मीटर, दोनों ही है इसके अंदर। तो यहाँ थोड़ा मैं इसको जगह ज्यादा दे देता हूँ, लिखने में दिक्कत नहीं है।
चौथा केस सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ठीक बीचों बीच में एक पॉइंट लोड है, इसे मैं कैपिटल डब्ल्यू कह रहा हूं, बीचों बीच में एग्जैक्टली सी पर, और ये इसका स्पान है एल, और ये आप देख रहे हैं L/2 L/2, आधा स्पान आधा स्पान। ये आपका केस नंबर 4 हो गया। केस नंबर 5 वही सिंपली सपोर्टेड बीम है, पूरे पर यूडीएल लगा हुआ है, पूरे पर यूडीएल लगा हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू पर मीटर, और ये स्पान इसका एल, ए बी, ये तीसरा 5वां केस है। और जो छठा केस है वो छठा केस जो है वो चौथे और पांचवे का मिश्रण है, यानी पूरी लंबाई पर यूडीएल भी है और बीचों बीच में पॉइंट लोड है, ये वाला, ये पॉइंट लोड है और ये यूडीएल है। ये आपके आधा स्पान है L/2, ये भी आधा स्पान है और ये इसका पूरा स्पान है। इसको थोड़ा सा जगह ज्यादा दे देते हैं, और यहां हम एक खींचते हैं लाइन। अब यहाँ क्या करते हैं हम कि बीचों बीच में एक लाइन और खींच देते हैं, जैसे लंबाई इसकी इतनी है, इसका आधा कर दिया हमने। ये जो आपको मैं तरीका सिखा रहा हूँ सूत्रों को याद करने का, मुझे लगता है आपको भी ऐसा करना चाहिए। याद करने के तरीके नहीं होते हैं क्या कई बार, वरना सूत्र भूल जाते हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ y max, यहाँ लिख रहा हूँ मैं I max। अच्छा, एक बात आपको पता, मैं बता चुका हूँ कि कैंटिलीवर जो बीम्स हैं, ये 1 2 3 कैसे, इसमें y max तो हमेशा और I max हमेशा बी पर ही होगा, हमेशा बी पर होगा। और सिंपली सपोर्टेड बीम जो है 4 5 6 केसेस, इसमें y max क्योंकि लोडिंग सिमेट्रिकल है, ऐसा नहीं है कोई अनसिमेट्रिकल लोडिंग नहीं है, बिल्कुल सिमेट्रिकल लोडिंग है, सेंटर में पॉइंट लोड है, पूरी में यूडीएल है और ये दोनों का मिश्रण है। तो यहाँ पे वाई मैक्स हमेशा जो आपके सेंटर में ही होगा, सी पर ही होगा हमेशा। और जो आई मैक्स होगा मैक्सिमम स्लोप, वो हमेशा दोनों सपोर्ट पर बराबर होगा। हमने आपको कहा था ना सिंपली सपोर्ट बीम में किसी एक सपोर्ट पर स्लोप मैक्सिमम होगा, लेकिन जब लोडिंग सिमेट्रिकल हो, ये जो मैंने बताई आपको, तो फिर दोनों स्लोप बराबर होंगे। ठीक है, एक स्लोप एंटी क्लॉकवाइज होगा और एक स्लोप क्लॉकवाइज होगा, लेकिन मान उसके बराबर होंगे, उनके मान बराबर होंगे। तो अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ कि भाई हम कैसे याद करें। इस केस में कितना वाई मैक्स यानी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इसमें कितना आई मैक्स यानी कि मैक्सिमम स्लोप, ये आपको याद करने का तरीका मैं बताना चाहता हूँ। याद कर लें इसको। देखिए, इसमें डब्ल्यू है बाहर लगा हुआ, बिल्कुल लगा हुआ है। इस पे यूडीएल है, बिल्कुल है।
जो है वो लिख लो, यहां भी लिख लो, स्मॉल डब्ल्यू। ये केस जो है ना, ये इन दोनों की जोड़ है, तो जो सूत्र इसका इसका होगा, इन दोनों जोड़ के लिखेंगे इसको, इसलिए इसको मैं बाद में भरूंगा कॉलम को। मैंने क्या किया, पॉइंट लोड था, लिख दिया कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ भी डब्ल्यू कैपिटल, चाहे स्लोप निकालना हो चाहे डिफ्लेक्शन निकालना हो। यहाँ इसकी बात करते हैं, यहाँ पॉइंट लोड है ना, ये पॉइंट लोड है तो कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ भी आएगा, स्लोप में भी आएगा, और यहाँ स्मॉल डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब आप देखिएगा, ये जो स्पान है ये भी आएगा, हर जगह देखो एल कर देता हूँ, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए ये सब कर रहा हूं मैं। पॉइंट लोड है तो कैपिटल डब्ल्यू इंटू एल, यूडीएल है तो स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, चाहे स्लोप चाहे डिफ्लेक्शन। अब देखिएगा, अपॉन सब में करना है, अपॉन सब में करना, बटा बटा सब में करना पड़ेगा, और बटे में आप पक्का कर ले इसको ई आई। अभी आपको कहा था ना नमन दृढ़ता, सॉरी ई आई, मैंने ई लिख दिया इसको, ये ई आई है, ये याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, कभी आप सूत्र जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये हमने ई आई, पॉइंट लोड था तो कैपिटल डब्ल्यू एल अपॉन ई आई, कहीं भी देख लो आप, सब जगह देख लो, यहाँ भी देख लो, आई। यूडीएल है स्मॉल डब्ल्यू एल अपॉन ई आई, सब जगह देख लो, यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो। अब असल बात आती है कि एल की पावर क्या लेंगे, हम इस एल की पावर कितनी लेंगे। अचानक से लाइट चली गई है, तो अभी इन्वर्टर वाली रोशनी चल रही है, बड़ी रोशनी गायब हो गई है, लेकिन दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है आपको जरूर दिख रहा होगा। देखिए थोड़ी देर में लाइट आ जाए तो प्रकाश तेज हो जाएगा, लेकिन दिख तो रहा होगा आपको। कभी लाइट जाती नहीं, आज पहली बार गई है। अब देखिए ये जो केस है, ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूं पॉइंट लोड की, डब्ल्यू कैपिटल की, और यहाँ बात चल रही है वाई मैक्स की। तो यहाँ एल की पावर 3 आएगी भाई, ये ध्यान रखना बस, एल की पावर क्या आएगी, 3 आएगी, किसमें, विक्षेप के सूत्रों में, लेकिन किसमें, पॉइंट लोड वाले में। अब देखो यहाँ तो यूडीएल है, ये इन दोनों का कंबाइन केस है, ये पॉइंट लोड है, या फिर देखिए पॉइंट लोड है ना ये, तो यहाँ पर भी एल की पावर 3 आएगी, ये मत भूलना। ये यूडीएल है, इसकी बात बाद में करेंगे, याद रखें। पॉइंट लोड वाले केसेस में स्पान की पावर 3 आती है, वाई यानी कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालने में मैक्सिमम। और यूडीएल के जो फॉर्मूले होते हैं, यूडीएल वाले फॉर्मूले, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसमें एल की पावर 4 आएगी। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, वाई मैक्स की, यहाँ भी 4 आएगी और यहाँ भी 4 आएगी। मैं जो जो आपको लिखवा रहा हूँ, आप भी उतार रहे होंगे, तो आपको याद करने की तरकीब समझ में आ जाएगी। हम बाद में फॉर्मूले आवश्यकता अनुसार प्रूव भी करेंगे जहां जरूरत होगी। मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि विक्षेप का जो सूत्र है वाई मैक्स का, उसमें जहां पॉइंट लोड है वहां एल की पावर 3,
और जहाँ यूडीएल है वहाँ एल की पावर 4, पॉइंट लोड है एल की पावर 3, यूडीएल एल की पावर 4। अब आप आ जाओ आई के सूत्रों में, स्लोप के सूत्रों में। स्लोप के सूत्रों में एल की पावर 1 कम होती है, विक्षेप वाले सूत्रों में जो एल की पावर होती है उससे 1 कम होती है। जैसे यहाँ देखिएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ 4 है तो 3 हो जाएगी, यहाँ 3 है तो 2 हो जाएगी, यहाँ 4 है तो 3 हो जाएगी। मेरे ख्याल से कोई समस्या की बात नहीं है। ढाल के सूत्रों में यानी कि स्लोप के सूत्रों में एल की पावर 1 कम होती है, विक्षेप के सूत्रों में यानी कि डिप्रेशन की फॉर्मूले में जो एल की पावर होती है उससे 1 पावर कम होती है स्लोप के फॉर्मूला में। यहां तक तो ओके सारा। अब आते कुछ कॉन्स्टेंट्स, अचर। तो ये जो पॉइंट लोड है ना, पहला केस, इसमें यहां 3 लिख दो और यहां 2 लिख दो, याद हो जाएगा। 3EI 2EI, विक्षेप में 3, स्लोप में 2। ये जो मामला है यूरियल वाला, इसमें 8 और 6 हो जाएगा, 8 और 6। भाई जो आपको फॉर्मूले याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ ना, ये बहुत काम की टेक्निक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, किसी किताब में नहीं मिलेगी। लिखे हुए फॉर्मूले मिल जाएंगे लेकिन याद कैसे रखें वो टेक्निक नहीं मिलेगी। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। अब ये देखिएगा, ये वाला केस, यहाँ आ जाएंगे 48 और 16, 48 और 16। यहाँ ध्यान रखें 5/384 आता है यहाँ पे, 5 और बटा 384 आता है यहाँ पे। 5/384 स्मॉल WL4/EI, और यहाँ पे आपके आता है 24EI। यहाँ नीचे आता है 384, ऊपर 5 भी आता है, या नीचे आता है 24। तो हमारे बेसिकली ये 4 ही केसेस स्टैंडर्ड हैं, 1 2 3 4। ये तो इन दोनों का मिक्स है, कोई बड़ा मैटर नहीं है, और ये इन दोनों का मिक्स है, कोई बड़ा मैटर नहीं है। अब जैसे मान लीजिए ये वाला केस आ गया और हमें निकालना है वाई मैक्स, तो बस जो ये सूत्र है वाई मैक्स का, जो ये उनको जोड़ दो बस, यानी कि इन दोनों को जोड़ना है यहाँ पे और कुछ नहीं करना। WL³/3EI प्लस स्मॉल WL4/8EI, दैट्स ऑल। ये इन दोनों का फॉर्मूला, इन दोनों की जोड़ है, कैपिटल WL²/2EI प्लस स्मॉल WL³/6EI। यहाँ पे इन दोनों की जोड़ है ये, तो कैपिटल WL³/48EI प्लस 5 स्मॉल WL4/384EI। ये इन दोनों की जोड़ आएगी यहाँ पे, कैपिटल WL² बटा 16EI प्लस स्मॉल WL³ बटा 24EI। मुझे आशा है कि आप लोग इसको उतार लेंगे, उतार रहे होंगे। मैं एक बार इसको और आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये बहुत काम के फॉर्मूले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इस पे, और आप आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ यूनिट्स। यूनिट्स देखिए, W की यूनिट आप जो लेंगे इन सूत्रों में, न्यूटन में लेंगे। स्मॉल W की जो लेंगे वो न्यूटन पर मिलीमीटर लेंगे। L की जो इकाई लेंगे वो mm में लेंगे। E की जो इकाई लेंगे, E की,
न्यूटन पर mm स्क्वायर में लेंगे, आई की जो लेंगे यूनिट को लेंगे मिलीमीटर की पावर 4। बिल्कुल निश्चित मानो इस चीजों को, मेरी राय है ये। आपको प्रश्न में परीक्षा के अंदर अलग अलग इकाई मिलेगी, आपको सबको इस प्रकार से कन्वर्ट करना जो मैंने बताया है, कभी सवालों में आंसर में गलती नहीं आएगी। ऐसा जब आप करेंगे, जब आप ये इकाई लेंगे तो डेफिनेटली जो y है ना, y मैक्स आप जो निकाल रहे हैं, y मैक्स जो आपका आंसर आएगा वो mm में आएगा। और जो ये i मैक्स निकाल रहे हैं ना, मैक्सिमम स्लोप, इसका उत्तर भाई ध्यान रखना रेडियन में आएगा, रेडियंस, डिग्री में नहीं आएगा। आई मैक्स का उत्तर आपका आएगा रेडियन के अंदर, ये आपको नहीं भूलना है। तो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से कोशिश की है कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का जो चैप्टर है उसका मैं अच्छा इंट्रोडक्शन दूं, परिचय दूं, और किस किस प्रकार के लोड लगते हैं, किस प्रकार की बीम्स होती हैं, और स्टैंडर्ड केसेस में फॉर्मूले क्या होते हैं, इन सब पे मैं चर्चा करूं, और वो मैंने की है। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से याद करेंगे ताकि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आवे छोटे छोटे सवालों को करने में, और जब बाद में बड़े क्वेश्चन करेंगे तब भी इनकी हेल्प तो मिलेगी आपको। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।